तो अटैक ऑन टाइटन अपने फाइनल पार्ट के साथ अपनी एंडिंग पे आ ही गया। और इसी के साथ आज हम इसकी एंडिंग के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये अच्छी थी या फिर बुरी थी, या फिर हमें इसे न्यूट्रल ही मान लेना चाहिए। वैसे मेरे लिए शो काफ़ी ज़्यादा खास रहा है क्योंकि इस शो ने मुझे एनिमे से इंट्रोड्यूस किया था, मैंने इसे सबसे पहले देखा था। इसी के साथ इसकी एंडिंग के ऊपर कूदने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि अभी तक हुआ क्या है और ये कहानी आखिर कहना क्या चाहती थी। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें दुनिया के हालात पता चलते हैं कि कई सौ साल पहले अचानक से कहीं से टाइटन्स आ गए और उन्होंने इंसानियत का खात्मा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इंसानियत मुट्ठी भर रह गई और जितने भी इंसान बचे थे उन्होंने दीवारों के पीछे रहने का फैसला कर लिया। पर एक दिन एक कलोसल टाइटन कहीं से आ गया और उसने दीवार के दरवाजे तोड़ दिए, जिसके बाद फिर से एक बार टाइटन इन्वेजन स्टार्ट हो गया। और इसी के बीच में इस कहानी का मेन कैरेक्टर इरेन अपने माता पिता दोनों को भी खो देता है, जहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद वो ये रियलाइज़ करता है कि जिस फ्रीडम का वो सपना देखता था वो उसे इन टाइटन्स के रहते हुए कभी नहीं मिल सकती और वो इस दुनिया से हर एक टाइटन को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद वो और उसके दोस्त आर्मिन और मिकासा सर्वे कॉप में ज्वाइन होते हैं। पर आगे कहानी में हमें पता चलता है कि इरेन अपने आप को एक स्पेशल टाइटन में बदल सकता है और साथ ही साथ कुछ लोग इरेन के पीछे भी लगे हैं ताकि वो उसे किडनैप कर सके। जिसके बाद एक रिवील्स होते ही जाते हैं। हमें टाइटन शिफ्टर्स के बारे में पता चलता है, उसी के साथ हमें कई सारे बेटरल्स देखने को मिलते हैं। एल्डिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पर इन सब के बीच में भी इरेन और सर्वे कॉप का मेन गोल शिगाशिना और इरेन के घर के तहखाने के राज को खोलना ही होता है, जिसमें ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल होते हैं पर एक काफी बड़ी कीमत चुका के। कई सारे कैरेक्टर्स अपनी जान खो देते हैं, जिसमें एरविन जैसा एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल कैरेक्टर भी शामिल है। पर एल्डियंस को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनकी रियलिटी ही चेंज हो जाती है। जिस सफरिंग को एक नेचुरल डिजास्टर समझते थे, असल में वो दूसरे देश और बाहर की दुनिया की साजिश थी। कहानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्न लेती है और इरेन की पर्सनैलिटी में भी एक सडन चेंज आ जाता है, जिसके पीछे उसकी टाइटन पावर जिम्मेदार होती है क्योंकि उसे फ्यूचर का पता चल गया होता है, क्योंकि उसने फ्यूचर पहले ही देख लिया होता है कि आगे किस तरह की तबाही होने वाली है। जिसके बाद इरेन सब कुछ अकेले करने का फैसला लेता है और अपनी दोस्तों को छोड़ के मार्ली में चला जाता है, जहाँ पे वो एक प्लान बना के वॉर हैमर टाइटन की भी पावर को पा लेता है, जिससे वो फाउंडिंग टाइटन की पावर इस्तेमाल कर सके। इस मिशन में ना चाहते हुए भी सर्वे कॉप को शामिल होना पड़ता है, जिसमें फिर से कई सारी इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर्स की जान जाती है। इस सब के बाद हमें पता चलता है कि जीक, जो कि बीस्ट टाइटन था, जो कि एल्डिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो असल में इरेन का साथ दे रहा है और इसी के साथ इरेन जीक का भाई भी है। पर पैराडाइज आइलैंड पे पहुंचते ही असली पत्ते बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे इरेन के फॉलोवर्स यानी कि एआईगिरिस्ट इरेन के सारे दोस्तों को और जो भी उनके खिलाफ है उन्हें बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद इरेन जीक से मिलकर अपनी फाउंडिंग टाइटन को यूज करने की कोशिश करता है, जिसमें मार्ली वॉरियर्स और गाबी के इंटरफेरेंस के बाद भी वो और जीक इसमें कामयाब हो जाते हैं। पर पावर मिलने के बाद जीक इरेन के साथ बेट्रियल कर देता है और वो इरेन की रंबलिंग की जगह एथेनाइजेशन के प्लान के साथ जाना चाहता था, पर इरेन इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। जिसके बाद इरेन जीक को उनके डैड के पास्ट के बारे में दिखाता है, जहाँ पे जीक को रियलाइज होता है कि उसका बाप इतना भी बुरा नहीं था। पर इरेन इसी के बीच में अपने ही डैड को मैनिपुलेट करता है ताकि उसे अल्टीमेटली फ्यूचर में अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल सके और इवेंचुअली यूमिर को मना लेता है कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर्स का कंट्रोल उसे दे दे। इसके बाद सारी एल्डिया की दीवारें गिर जाती है और इरेन रंबलिंग स्टार्ट कर देता है। पर रंबलिंग के साथ इरेन सिर्फ मार्ली को नहीं बल्कि पूरे आउटसाइड वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहता था। इसके बाद आर्मिन और हांजी मार्ली के साथ मिलके एक छोटी सी अलायंस बनाते हैं ताकि वो साथ मिलके इरेन की जेनोसाइड को रोक सकें, क्योंकि वो लोग इस जेनोसाइड को सही नहीं मानते थे और इससे जितना फ़ायदा होगा उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है। फाइनली काफ़ी सारी जानों की जाने के बाद आर्मिन और उसकी टीम इरेन तक पहुंच जाती है और एक काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद वो आखिर में इरेन को हरा देते हैं। पर तब तक शायद से काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इरेन 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर चुका होता है। इरेन मरने से पहले मिकासा से बात करता है कि अगर मिकासा उस दिन उसे कन्फेस कर देती तो इरेन सब कुछ छोड़ के उसके साथ भाग जाता। इरेन आर्मिन से भी बात करता है और उन्हें बताता है कि आखिर वो उन दोनों को दूर क्यों कर रहा था और वो उसके लिए भी कितना ज़्यादा मुश्किल था। इरेन चाहता था कि वो उसे मार के ह्यूमैनिटी के हीरो बन जाए ताकि उसके जाने के बाद वो ह्यूमैनिटी के हीरो बन के एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इसी के साथ इरेन आर्मिन को यूमिर की कहानी के बारे में भी
बताता है कि कैसे 2000 सालों तक यूमिर किंग फ्रीज की गुलाम बनी रही, उसके हर एक ऑर्डर को माना। और इसके पीछे का रीज़न था कि वो किंग फ्रीज से प्यार करती थी, जिसने उसको गुलाम बनाया, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया, पर फिर भी उससे प्यार करती थी। और इसके पीछे का रीज़न था कि यूमिर को स्टॉकहोम सिंड्रोम था, जिसमें विक्टिम अपने अब्यूज़र से ही प्यार करने लग जाता है और उससे रिलेशन बना लेता है। पर यूमिर इस 2000 साल की गुलामी से आज़ाद होना चाहती थी, जिसे अल्टीमेटली सिर्फ मिकासा ही कर सकती थी, क्योंकि यूमिर के अंदर कभी भी वो ताकत नहीं थी कि वो किंग फ्रीज को मार सके, जिसकी वजह से वॉर और हेट्रेड की साइकिल वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। पर मिकासा अल्टीमेटली वो चॉइस ले लेती है और इरेन को मार देती है और यूमिर अपनी कर्ज से आज़ाद हो जाती है। इरेन आर्मिन को ये भी बताता है कि इन फ्यूचर और पास्ट की मेमोरीज की वजह से उसका दिल काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली इरेन पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी असली पर्सनैलिटी बाहर निकालता है, जहाँ पे वो अपने दिल की बात बोलता है कि वो मिकासा को कितना चाहता है और वो अभी भी उनके साथ रहना चाहता है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहता कि मिकासा उसे भूलकर किसी और के पास चली जाए, एटलीस्ट उसके मरने के बाद 10 साल तक नहीं। पर इरेन अपनी रियलिटी जानता है कि वो इन चीज़ों को अब कभी भी नहीं पा सकता, क्योंकि उसने 80% ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया है। पर आर्मिन उससे कहता है कि तुम अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार हूँ और हम दोनों साथ ही में हेल में जाएंगे। जिसके बाद इरेन आर्मिन से मिकासा को कुछ भी ना कहने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सके। और आखिर में इरेन के मरने के बाद इरेन दुनिया से सारे टाइटन्स और टाइटन शिफ्टर्स की पावर को ख़त्म कर देता है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद आर्मिन मार्ली के साथ समझौता कर लेता है और ह्यूमैनिटी का हीरो बन जाता है। मिकासा इरेन को वहीं पे दफना देती है जहाँ पे वो बचपन में जाया करते थे। कई साल बीत जाते हैं, पैराडाइस आइलैंड और भी कई ज़्यादा एडवांस हो जाता है, कई सालों तक शांति बनी रहती है और आर्मिन, मिकासा और इरेन के दोस्त एक काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। पर कई सारे डिकेड्स के बाद फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वॉर और हेट्रेड की साइकिल अपने आप को फिर से एक बार रिपीट करती है। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक बच्चे को एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाते हुए देख सकते हैं, जो कि वही पेड़ था जिसके नीचे इरेन को दफनाया गया था, जिस पेड़ के अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर्स है और शायद यहाँ से फिर से एक बार हेट्रेड और वॉर की साइकिल रिपीट होगी। और ये थी अटैक ऑन टाइटन की कहानी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिस होगी तो माफ़ कर देना, पर तोड़ मरोड़ के यही कहानी अटैक ऑन टाइटन हमें दिखाता है। और अब इस पॉइंट पे जो है यही है, जहाँ पे पर्सनली मैं इससे कोई निराश नहीं हूँ। कहानी हमेशा हेट्रेड और वॉर के बारे में ही थी, जिसको अनडाउटेडली इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वॉर किसी की सगी नहीं होती है। और जहाँ पे अगर हम इसके माल मसाले के बारे में बात करें तो इसकी फोरशैडोइंग निकल के आती है, क्योंकि सच में इसने जो चीज़ें पहले ही फोरशैडो करके रखी है, जो भी इसने एक रिपीट साइकिल बनाया है, जहाँ तक वो पहले सीज़न को डायरेक्टली 4th सीज़न से कनेक्ट करना हो या फिर पहले ही काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसे मिस्ट्रीज थी, बहुत सारी ऐसे थ्रिल्स और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो कि इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाते हैं। जिसमें मैं इसके पहले 3 सीजन्स को थोड़ा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि कहानी और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी हुई थी। सीज़न 4 कहानी के ऊपर एक काफ़ी अलग टेक लेता है, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नई हमें देखने को मिलती हैं और कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं बन पाती है। कई सारे कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा साइड हो जाते हैं और जिसकी वजह से आई थिंक वो स्टोरी में उतना भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाते। पर इन सब के बीच में भी मुझे जिस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छा लगा वो था आर्मिन। लिटरली तुम आर्मिन को सीज़न 1 में देखो और सीज़न 4 में देखो, इस कैरेक्टर में जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, हमें किसी भी और कैरेक्टर में देखने को नहीं मिला। और जहाँ तक इसकी एंडिंग की बात है, भले तुम्हें पसंद आई या फिर तुम इसे हेट करो, पर फिर भी इसकी एंडिंग कम से कम सभी कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देती है, जहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे सवाल रह जाते हैं, काफ़ी सारे मतभेद है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इतने सारी चीज़ों के बावजूद भी लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारा दिल जीता है। ये कहानी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ भी एक्सप्रेस करती है कि चाहे कितना भी बड़ा डिज़ास्टर क्यों ना आ जाए, जब तक कोई एक इंसान भी बचा है तब तक लड़ाई ज़रूर होगी, वॉर हमेशा होगी और इंसान मुश्किलें बनाएगा, उस पर लड़ेगा, उसके बाद उन्हें सॉल्व कर देगा, भूल जाएगा और फिर से सारी चीज़ें रिपीट करेगा। और इरेन जानता था कि वो कभी भी ये लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकता, पर कम से कम जब तक उसके दोस्त जिंदा है
तब तक वो खुशी से रह सके, और इरेन इसमें कामयाब रहा। उसने एक ऐसी दुनिया बना दी जहाँ पे टाइटन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक इरेन की फ्रीडम के बारे में बात है, तो जब हिस्टोरिया का हाथ किस करने के बाद इरेन को फ्यूचर के बारे में पता चला था, उसे तभी से पता था कि ये फ्रीडम उसकी कभी भी नहीं हो सकती। पर अगर कम से कम उसको अपने दोस्तों को एक पीसफुल ज़िंदगी देनी है तो उसे विलन बनना पड़ेगा। बट स्टिल इसके बावजूद भी एंड में वो एक इंसान ही है, और वो हमेशा सेल्फलेस नहीं रह सकता, और उसके भी कुछ सेल्फिश डिज़ायर्स हैं। पर एटलीस्ट उसके पास जो पावर है उससे वो अपने दोस्तों को एक पीसफुल ज़िंदगी ज़रूर दे सकता है। इसी के साथ अब हम ये भी समझ सकते हैं कि चाहे पीस और फ्रीडम एक अनअचीवेबल चीज़ लगे, एक फैंटेसी लगे, पर असली फ्रीडम और पीस ज़्यादातर छोटी छोटी चीज़ों में ही होता है। जीक के लिए वो बस एक बॉल फेंकने वाला गेम है, आर्मिन के लिए वो बस इरेन और मिकासा के पीछे एक पेड़ तक रेस लगाना है, और इरेन के लिए बस अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना है। और इन्हीं पलों में असली फ्रीडम पाई जा सकती है, क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी चीज़ के स्लेव ज़रूर रहेंगे। इसीलिए हमें हमारे पास अभी जो भी है उसके साथ खुश रहना चाहिए, अपने प्रेजेंट को पूरे दिल से जीना चाहिए। लास्ट में एक और चीज़ है जिसे अप्रिशिएट किए बिना ये वीडियो अधूरी है, वो है विट और मापा स्टूडियो का कमाल का काम। पहले 3 सीज़न जिन्हें विट स्टूडियो ने एनिमेट किया था, जो कि इंसेनली ब्यूटीफुल थे, जहाँ पे इनकी स्टिल फ्रेम से लेके इनकी सीनरी तक हर एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाते थे। और आई थिंक AOT और विट एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। पर सीज़न 4 में अनफॉर्चुनेटली विट नहीं आ पाया, पर मापा स्टूडियो ने उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया, जहाँ पे हमें CGI की थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ देखने को मिले भी, पर आगे चल के उन्होंने इस CGI को भी काफ़ी अच्छे से परफेक्ट किया। जहाँ पे अगर हम इसके फाइनल सीज़न के बारे में बात करें, तो उसमें CGI एकदम टॉप नॉच है। उन्होंने एक अलग लेवल सेट कर दिया है कि CGI और एनिमे भी काफ़ी अच्छा बन सकता है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे एंडिंग कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो, चाहे कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना आए, पर ये सीरीज़ हमेशा टॉप 10 ही रहेगी। हमेशा ये सीरीज़ लेजेंडरी रहेगी। ये सीरीज़ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए अपनी टॉप 10 लिस्ट में हमेशा रहेगी। हमेशा ये शो एक लेजेंडरी शो रहेगा जिसने कई सारे एनिमेज को इंस्पायर किया है, कई सारे लोगों को एनिमे से जोड़ा है, जिसकी मौजूदगी और जिसके इम्पैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जल्दी मिलते तुमसे एक नई वीडियो में।